Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 28th December 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It talks about expected status of Indian economy in next year. And this topic is important from our syllabus paper 4 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट द स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द ह्यूज नेगेटिव इम्पैक्ट ड्यू टू पैंडेमिक फोर्स्ड लॉकडाउन. तो आपको पता है 2020 में मार्च के बाद से ही देयर वाज ए फोर्स्ड लॉकडाउन इन आवर कंट्री बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, और उसके कारण हमारे इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा. तो इस आर्टिकल में पहले हम इस पर चर्चा करेंगे कि हमारी इकोनॉमी पे किस तरह से असर पड़ा है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे इस आर्टिकल की मदद से कि आने वाले टाइम में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितनी रिकवरी होने वाली है इंडियन इकोनॉमी की. तो अगर रिकवरी की बात की जाए तो एज पर ऑफिशियल डाटा इंडियन इकोनॉमी इज़ नाउ इन अ बेटर पोजीशन. लेकिन अगर यही पिछले साल के आसपास की बात की जाए, जिस टाइम में हम अभी हैं, अगर इसी टाइम को पिछले साल में अगर बात की जाए तो लगभग दिसंबर के आसपास ये डाटा निकल के आया था कि इंडियन इकोनॉमी हैज़ मूव्ड इनटू टेक्निकल रिसेशन. तो कोविड के कारण लॉकडाउन थे लगभग अप्रैल से लेकर के, इंटेंस लॉकडाउन आप कह सकते हैं, अप्रैल से लेकर के जुलाई तक, और बाद में धीरे धीरे अक्टूबर नवंबर से डाटा जो आने लगे उससे ये पता चला कि इंडियन इकोनॉमी हैज़ मूव्ड इनटू टेक्निकल रिसेशन. तो क्या होता है टेक्निकल रिसेशन, वो भी ज़रा समझते हैं एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. देखिए, व्हेन एन इकोनॉमी श्रिंक्स फॉर एटलीस्ट 2 फिजिकल क्वार्टर्स इन अ रो, दैट मीन्स एटलीस्ट फॉर 6 months, देन वी से कि इकोनॉमी हैज़ मूव्ड इनटू रिसेशन. मतलब 2 सक्सेसिव क्वार्टर, 3-3 महीने के क्वार्टर में अगर लगातार इकोनॉमी श्रिंक करे तो हम कहते हैं कि द इकोनॉमी हैज़ मूव्ड इनटू रिसेशन. ये है टेक्निकल डेफिनेशन रिसेशन का. अगर पिछले साल का डाटा देखा जाए, लास्ट फिजिकल ईयर 2020-21 का अगर डाटा देखा जाए तो क्वार्टर 1 में हमारा ग्रोथ रेट था -23.9% और क्वार्टर 2 में हमारा ग्रोथ रेट था -7.35%. तो आफ्टर क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 ऑफ लास्ट फिजिकल ईयर 2020-21 इंडियन इकोनॉमी मूव्ड इनटू अ रिसेशन फेज, अ टेक्निकली रिसेशन फेज. जो देखिए, नॉर्मली तो थोड़ा भी स्लो डाउन होता तो हम कहते हैं कि इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है, लेकिन टेक्निकल डेफिनेशन के हिसाब से जो रिसेशन होता है उसमें हम चले गए थे लास्ट ईयर. लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग रिकवर कर रहे हैं. अब रिसेशन की बात चलिए तो डिप्रेशन भी समझ लीजिए. डिप्रेशन का मतलब होता है व्हेन एन इकोनॉमी ग्रोज और कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर मोर देन 2 quarters, देन वी से कि इकोनॉमी हैज़ मूव्ड इनटू डिप्रेशन. तो 2 सक्सेसिव क्वार्टर तक अगर कॉन्ट्रैक्ट करे तो रिसेशन, अगर उससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करे तो फिर हम कहते हैं डिप्रेशन. तो पिछले साल तो हमारी इकोनॉमी टेक्निकल रिसेशन में चली गई थी, लेकिन अब इस साल धीरे धीरे इकोनॉमी रिकवर कर रही है एंड स्लोली इट हैज़ स्टार्टेड टू गेन मोमेंटम ऑल्सो. कोविड सेकेंड वेव के कारण थोड़ा बहुत अपसेट जरूर हुआ, लेकिन स्टिल आवर इंडियन इकोनॉमी इज रिकवरिंग. अगर रिकवरी फेज़ की बात की जाए तो यू सी, अगर मौजूदा हालात देखिए, डाटा देखिए, 2021-22 में ये जो फिजिकल ईयर अभी ख़त्म हो रहा है 2021-22 का, इसके अंत तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी विल अटेन द स्टेटस ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर द पैंडेमिक. 2019-20 में अगर देखा जाए तो जीडीपी इन ओवरऑल इन लैक्स करोड़, जीडीपी वाज समवेयर क्लोज टू 146 लाख करोड़. पिछले साल बिकॉज ऑफ कोविड फोर्स्ड लॉकडाउन, जीडीपी ओवरऑल साइज ऑफ जीडीपी डिक्रीज फ्रॉम 146 लाख करोड़ टू 135 लाख करोड़. 2 सक्सेसिव कंट्रैक्शन के कारण हमारी ओवरऑल जीडीपी घट गई थी. लेकिन फिर इस साल बिकॉज ऑफ सम ग्रोथ वी कैन एक्सपेक्ट कि हमारी जीडीपी, ओवरऑल जीडीपी वापस से लगभग जो प्री पैंडेमिक लेवल पे थी वहाँ पे पहुँच जाएगी. लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, जीडीपी तो रिकवर कर गया, जितना पैंडेमिक से पहले था वहाँ तक पहुँच गया. लेकिन अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट बिफोर द फोर्स्ड लॉकडाउन, एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया वाज अबाउट 404 मिलियन. कोविड के टाइम में एम्प्लॉयमेंट ओवरऑल डिक्रीज टू 372 मिलियन, और ये थोड़ा सा रिकवर हुआ जरूर है, 394 मिलियन तक जरूर पहुंचा है, लेकिन अभी भी इट इज़ लेसर दैन व्हाट इट वाज इन द प्री पैंडेमिक लेवल. ये जो डाटा है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन से दिया हुआ डाटा है. वही मिनिस्ट्री जो हमारे देश में जीडीपी कैलकुलेट करती है.
तो अब इस डाटा को थोड़ा एनालाइज करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि इकोनॉमी तो रिकवर कर गई लेकिन एम्प्लॉयमेंट उतना जनरेट नहीं हो पाया। तो इसके पीछे का कारण सरल है। देखिए, हमारे देश में जब लॉकडाउन लगा तो सबसे ज़्यादा उसका इम्पैक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट हुआ इनफॉर्मल सेक्टर को। जो छोटे छोटे लोग हैं, सड़कों पे ठेले लगाते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, इनफॉर्मल सेक्टर को। जो फॉर्मल इकोनॉमीज थी, जो फॉर्मल सेक्टर्स थे, स्पेशली द बिग फर्म्स, उनको स्टार्टिंग में थोड़ा नुकसान हुआ लेकिन लेटर फेज में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है लॉकडाउन के कारण। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, जो ठेले पे मान लीजिए समोसा बेचता था, मान लीजिए उसकी तो दुकान बंद हो गई, लेकिन लोग घरों में रहने लगे तो स्विगी का इस्तेमाल करने लगे, अलग अलग रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करने लगे। तो देखिए, मतलब जो फॉर्मल सेक्टर है, जो बड़े साइज़ के रेस्टोरेंट भी थे, वो धीरे धीरे रिकवर करने लगे, लेकिन जो छोटे लोग थे, इनफॉर्मल थे, उनको काफ़ी नुकसान होने लगा। और जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है वो आज भी उस सेटबैक से रिकवर कर रही है, दैट इट वाज इन्फ्लिक्टेड बिकॉज ऑफ कोविड फोर्स्ड लॉकडाउन। तो अब मुद्दा ये है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है वो ज़्यादा नौकरियां प्रोड्यूस करता है फॉर सेम अमाउंट ऑफ बिजनेस, जबकि फॉर्मल सेक्टर कम नौकरियां प्रोड्यूस करता है फॉर सेम अमाउंट ऑफ बिजनेस। अगर इसी को टेक्निकल भाषा में कहा जाए तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर इज़ मोर देन फॉर्मल सेक्टर। अब हुआ क्या है, देखिए, चूँकि फॉर्मल सेक्टर रिकवर कर गया और फॉर्मल सेक्टर पहले से अब ज़्यादा तेज़ तरीके से ग्रो कर रहा है, इस कारण से जीडीपी तो नॉर्मल साइज में आ गई, प्री पैंडेमिक लेवल के पास पहुंच गई, लेकिन चूंकि फॉर्मल सेक्टर के कारण रिकवरी हुई है, इस कारण से एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं क्रिएट हो पाया। एकदम सरल भाषा में समझिए, एक बात तो आप मानते हैं, पहले एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी का मतलब समझिए, फिर वापस उस ग्राफ पे जाएंगे। देखिए, ये KFC कुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ ए फॉर्मल सेक्टर, जबकि ऐसे सड़कों पे ठेले से में जो बेच रहा है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। अब मैं जब कह रहा हूँ कि एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर इज़ हाई एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल सेक्टर, इसका सरल सा मतलब ये है कि मान लीजिए कि 1 लाख का बिजनेस करने के लिए अगर इस ठेले पे 5 लोगों को नौकरी मिलती है तो 1 लाख का बिजनेस यहाँ अकेला एक इंसान कर सकता है। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इज ए मेजर ऑफ परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ सेक्टर एसोसिएटेड विथ 1% चेंज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द सेक्टर। हर एक 1% चेंज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पे कितना परसेंट चेंज वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। मतलब एक बात तो तय है कि 1 लाख का बिजनेस करने के लिए यहाँ पे 5 लोग को अगर नौकरी मिलेगी, 6 लोग को नौकरी मिलेगी, तो यहाँ 1 या 2 इंसान ही 1 लाख का बिजनेस कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि इनफॉर्मल सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल सेक्टर। अब हुआ क्या है, इकोनॉमिक रिकवरी तो हो गई है, बिकॉज फॉर्मल सेक्टर ने वापस से रिकवरी कर ली है। लॉकडाउन के कारण जो भी निगेटिव इम्पैक्ट हुआ था, बाद में फॉर्मल सेक्टर हैज़ मेड ए रिकवरी, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर रिकवरी नहीं कर पाए। और इनफॉर्मल सेक्टर रिकवरी नहीं कर पाए इसलिए एम्प्लॉयमेंट ओवरऑल रिकवर नहीं कर पाए, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर ही तो नौकरियां ज़्यादा बनाता है और आज भी इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड डिस्क्रिपेंसी इन दीज टू फिगर्स। GDP हैज़ रिकवर्ड as it was before the pre-pandemic level, but employment level has not recovered as it was before the pandemic level. तो इसी को कहा जा रहा है K-shaped recovery। देखिए, the recovery of Indian economy, as I said, has altered the shape and fabric of the economy and it is being explained as K-shaped recovery। जिस K-shaped recovery का मतलब ये है कि some sectors of the economy have registered very fast growth while others are struggling। तो देखिए, प्री पैंडेमिक लेवल पे हम इस तरह से चल रहे थे, हमारी इकोनॉमी थी, एकाएक से इकोनॉमिक रिसेशन में हम गए तो सारे के सारे सेक्टर नीचे गए, चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, एक बार के लिए तो सब नीचे गए। लेकिन उसके बाद से फॉर्मल सेक्टर ग्रो कर रहा है और इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो नीचे जा रहा है। इसी को कहा जाता है K-shaped रिकवरी। तो दैट इज़ द रीज़न वाई कि इनफॉर्मल सेक्टर ग्रो ना कर पाने के कारण ही एम्प्लॉयमेंट पिकअप नहीं कर पा रही है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about Tejas skill program and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations, especially from diaspora topic point of view। तो इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें
रेमिटेंसेस का कॉन्सेप्ट समझना होगा। रेमिटेंसेस इज़ द मनी दैट इज़ सेंट बाय फॉरेन वर्कर्स बैक टू देयर कंट्री। मान लीजिए कि हमारे यहाँ के लोग हैं, ये विदेशों में काम करने जाते हैं, मान लीजिए सऊदी अरबिया में कमाने गए, काम करने गए, तो उनको कहा जाएगा इंडियन एक्सपैट्स। एक देश से दूसरे देश में जो काम करने वाले लोग होते हैं वो कहे जाते हैं एक्सपैट्स। तो इंडिया के लोग अब विदेशों में जब काम करने जाएंगे तो दे विल बी नोन एज इंडियन एक्सपैट्स। और यहाँ से जो भी वो पैसा कमा करके वापस से अपने देश में भेजेंगे, दैट विल बी नोन एज रेमिटेंसेस। इंडिया इज़ लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेज इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ के लोग, इतने सारे लोग विदेशों में जाकर के रहते हैं और खूब सारा पैसा वो हर साल भेजते हैं फॉरेन करेंसी में, एंड दैट हैज़ मेड इंडिया द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेज अक्रॉस द वर्ल्ड। आपको ये बात तो पता ही होगी कि रेमिटेंसेज मेक द पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट फ्रेमवर्क, और इससे रेमिटेंसेज, इतने सारे रेमिटेंस आने से इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व को काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलती है। अगर रेमिटेंस फ्लो की बात की जाए तो 2020 में, पिछले साल, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के अंदर 83 बिलियन यूएस डॉलर रेमिटेंस आया, जबकि दूसरे नंबर पे है चाइना, जिसके यहाँ सिर्फ 59.5 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस आया। तो नेचुरली इंडिया इज़ द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और ये नेचुरल भी है, हमारे देश से कई सारे लोग विदेशों में कमाने जाते हैं, तो नेचुरली हमारे यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा भेजते हैं और इंडिया बिकम्स वन ऑफ द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस। अगर देखा जाए कि कौन कौन से देश से हमारे यहाँ पे रेमिटेंस सबसे ज़्यादा आते हैं, तो सबसे ऊपर है यूएई, दूसरे नंबर पे यूएस, देन अगेन सऊदी अरबिया, कुवैत, कतर। तो एक बात आपको समझ आ जाएगी कि ये वाले जो कंट्री हैं, गल्फ़ कंट्री जिनको कहते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा रेमिटेंसेज हमारे देश में आते हैं। और एक करंट न्यूज़ भी इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज से बहुत ज़्यादा रेमिटेंसेज हमारे यहाँ आते हैं। इसी कारण से अब भारत सरकार ने हमारे यहाँ के वर्कर्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है, अपने यहाँ के वर्कर्स को ट्रेनिंग देना शुरू किया है कि गल्फ़ कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा उनको नौकरियाँ मिल सकें। और इसी के लिए एक नया ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है भारत सरकार की इस एजेंसी ने, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इट हैज़ लॉन्च्ड अ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका नाम है तेजस। तेजस का फुल फॉर्म होगा ट्रेनिंग इन द एमिरेट जॉब एंड स्किल। इस तेजस स्किल प्रोग्राम का मेन पर्पस है कि हमारे देश के वर्कर्स को ट्रेन किया जाए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन कंट्रीज़ में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, इन 6 कंट्रीज़ को हम लोग कहते हैं गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल, तो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल में इनको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ मिल सके, ताकि हमारे देश के अंदर रेमिटेंस फ़्लो और भी ज़्यादा बढ़े। इस तेजस के पहले फेज में फोकस किया जाएगा हमारे वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए 10,000 वर्कर्स को, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी यूएई में मिले। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द फोकस विल बी अंडर तेजस टू इनकरेज एम्प्लॉयमेंट फॉर आवर इंडियन एक्सपर्ट्स इन अदर 5 कंट्रीज ऑफ गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल। ये जो 6 कंट्रीज़ हैं साथ में मिलाकर के इन्होंने एक ग्रुपिंग बनाई है जिसका नाम है गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के 6 कंट्रीज़ मेंबर हैं, दे आर सऊदी अरबिया, कुवैत, यूएई, कतर, बहरीन एंड ओमान। तो ये हो गया ओमान, फिर यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत एंड सऊदी अरबिया, टुगेदर दे आर नोन एज गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next start question from Assam segment, it is about a green hydrogen plant to be constructed in Assam, and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो सबसे पहले समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए 3 तरह के हाइड्रोजन होते हैं, ग्रे, ग्रीन एंड ब्लू हाइड्रोजन। अब इनको ग्रे, ग्रीन या ब्लू हाइड्रोजन इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि इनका रंग अलग होता है, ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन होता है, लेकिन जिस मेथड से इनको प्रोड्यूस किया जाता है उस मेथड के नेचर के कारण इनको अलग अलग नाम दिया गया है, ग्रे, ग्रीन या ब्लू हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जिसमें थोड़ा बहुत इमिशन होता है, थोड़ा बहुत एयर पॉल्यूशन होता है। तो नेचुरल गैस डाला और उससे फिर हमने हाइड्रोजन बनाया। उस प्रोसेस में अगर CO2 रिलीज हो रहा है इन्वायरमेंट में, तो इस हाइड्रोजन को कहा जाएगा ग्रे हाइड्रोजन। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन ग्रे कलर का दिखता है, लेकिन चूँकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है इसलिए इसको कहा गया ग्रे हाइड्रोजन। अगर ऐसा कोई हाइड्रोजन इस तरह से प्रोड्यूस किया गया जिसमें CO2 निकला तो, लेकिन CO2 को हमने अंडरग्राउंड स्टोरेज किया रादर दैन रिलीजिंग इनटू द एटमॉस्फेयर, तो इस हाइड्रोजन को कहा जाएगा ब्लू हाइड्रोजन। नेचर ऑफ दीज 2 हाइड्रोजन आर सेम, दोनों एक ही हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है तो इस हाइड्रोजन को कहा ग्रे। यहाँ पे चूँकि CO2 को हमने कैप्चर कर लिया तो इस हाइड्रोजन को हमने कहा ब्लू हाइड्रोजन।
जबकि तीसरा हाइड्रोजन इस तरीके का होता है जिसमें हम वाटर डालते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं, हाइड्रोजन को सेपरेट कर लेते हैं और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। तो दिस इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड दैट इज वाई दिस हाइड्रोजन इज नोन एज ग्रीन हाइड्रोजन। है तीनों हाइड्रोजन एक ही, लेकिन मेथड ऑफ प्रोडक्शन के कारण इस हाइड्रोजन को, चूँकि ये सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इसको हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में देखिए क्या होता है। आप एक तरफ से लुक, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में यू सेंड वाटर एंड यू इलेक्ट्रोलाइज इट ताकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सेपरेट कर लिया जाए। हाइड्रोजन के क्या क्या यूजेज हैं उनको भी एक बार ज़रा देखते हैं। हाइड्रोजन की मदद से अमोनिया बनाया जाता है। अमोनिया जो एक तरह का फर्टिलाइज़र है, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र। उसके अलावा हाइड्रोजन इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन रॉकेट्स ऑल्सो। हाइड्रोजन को लिक्विफाई करके फ्यूल, लिक्विड हाइड्रोजन को एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स भी बनाए जाते हैं। हाइड्रोजन की मदद से बैटरी बनाई जा सकती है, फ्यूल सेल बनाया जा सकता है। देखो हाइड्रोजन फ्यूल सेल किस तरह से काम करता है। एक तरफ से हाइड्रोजन डाला जाएगा, दूसरे तरफ से ऑक्सीजन डाला जाएगा। तो हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रोड कैटलिस्ट प्लेट पे कैसा होगा, कुछ हाइड्रोजन टकरा करके उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो जा कर के निकलेगा और इस यहाँ जा कर के उस ऑक्सीजन पे चिपक जाएगा। यू सी दिस। तो यहाँ से हाइड्रोजन फ्यूल डाला गया। सम ऑफ द हाइड्रोजन विल कम आउट डायरेक्टली, वाइल सम ऑफ द हाइड्रोजन का क्या होगा कि H+ अलग और इलेक्ट्रॉन अलग। आप देख रहे हैं ये रेड कलर के बॉल्स आ रहे हैं, हाइड्रोजन है। कुछ तो सीधा सीधा भागा है बाहर रिसाइकल होकर के, कुछ हाइड्रोजन यहाँ जब इस प्लेट पे टकराएगा तो उसका ग्रीन कलर से जो दिखाया गया है वो होगा प्रोटॉन, पॉजिटिव आयन। ठीक है जी। हाइड्रोजन तो आपको पता है उसमें अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। तो ये प्रोटॉन सेपरेट हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर से घूम के आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। और ये प्रोटॉन इधर से आया H+, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, ये इलेक्ट्रॉन कुछ कुछ ऑक्सीजन के ऊपर चिपक जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन प्लस तो आ ही रहा है। तो ये O- और H+ मिलकर के क्या बनाएंगे, वाटर वेपर। तो इस तरीके से हाइड्रोजन सेल काम करता है। हाइड्रोजन सेल इज़ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी और यही कारण है कि हाइड्रोजन सेल को हमारी सरकार प्रमोट कर रही है अंडर ए न्यू मिशन नोन एज नेशनल हाइड्रोजन मिशन। भारत सरकार इस साल के बजट में उन्होंने अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग टू लॉन्च नेशनल हाइड्रोजन मिशन वेयर वी विल बी प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर हाइड्रोजन सो दैट इट कुड बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग मोर एंड मोर हाइड्रोजन सेल इन ऑर्डर टू मीट आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब करंट न्यूज़ ये है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड जो एक आसाम बेस्ड ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने फैसला लिया है कि इट विल सेट अप ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एट जोरहट ऑयल फील्ड इन आसाम। तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग प्लांट हमारे यहाँ स्टेट आसाम में लगाएगी ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कहा है कि इसके लिए एक बहुत ही नई तरह की टेक्नोलॉजी जिसका नाम है AEM टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली AEM टेक्नोलॉजी क्या है उसका डिटेल इन्होंने दिया नहीं है। तो आगे जब भी इसके बारे में पता चलेगा वी विल बी डिस्कसिंग इन द न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट ये जरूर कहा है ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कि इट विल बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट इन द इंटायर कंट्री। इस तरह का प्रोजेक्ट अभी भी पूरे देश में कहीं भी आया है नहीं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम आसाम सेगमेंट। इट इज अबाउट फर्स्ट वुमेन Inspector General in Assam Police. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. So look, IPS officer Violet Barua has become the first ever woman to be promoted to the rank of IG Inspector General in Assam Police. इसी साल इनको उनके बेहतर सर्विस के लिए she has received President's Police Medal also for her distinguished service. अब इस इन्फॉर्मेशन का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में वो ज़रा देखिए अगले आने वाले APSC PT में तो आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन ऐसी लेडी IPS ऑफिसर है जिन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट IG इन आसाम। PT में तो सीधा आ सकता है। मेंस में आपको एक बात तो पता है कि विमेन से रिलेटेड सवाल आ सकता है, इंडियन सोसाइटी में ऐसे आ सकता है या पेपर 6 में भी आ सकता है विमेन एम्पावरमेंट। वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि Violet Barua is an example of women empowerment. So more and more women in police department and that too at higher rank will encourage women to take more and more encouraging challenges in their life. So that way you can use it in mains. Interview में आपसे अक्सर सवाल पूछा जाता है, especially if you are a woman candidate. और अगर आपने APS अपने इसमें प्रायोरिटीज़ में दे रखा है आसाम पुलिस सर्विसेज, तो कभी कभार इंटरव्यू बोर्ड में आपसे सवाल ये पूछ लिया जाता है कि देखिए आप
गर्ल हो करके या वुमेन हो करके आप पुलिस सर्विसेज में क्यों जाना चाहती है? नॉर्मली तो वीमेन डू नॉट प्रेफर पुलिस सर्विसेज। उस केस में आप इस तरह का जवाब दे सकते हैं कि सर वायलेट बरुआ जी मेरी इंस्पिरेशन है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, और मैं उन्हीं की तरह पुलिस को ज्वाइन करना चाहती हूँ और उन्हीं की तरह फिर अपने स्टेट को, अपने देश को सर्व करना चाहती हूँ, और इसी कारण से मैंने आसाम पुलिस सर्विसेज को भी अपने प्रायोरिटी में रखा है। तो इस तरीके से आप ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पे कर सकते हैं। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। राइट टू बी फॉरगॉटन इज अ फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 21. Correct answer will be option B. Which of the following statements are true about Good Governance Day? It is celebrated on 25th December. Absolutely correct. It is birth anniversary of our late Prime Minister Sri Atal Bihari Vajpayee. Both statements are correct. So the correct answer is option C. That's all from our side for today. Thanks for watching.